सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है लॉ। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ बाकी भी है पढ़ने का। तो हम लोग बहुत प्यारे प्यारे जो प्रोविजंस थे, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, इनके बारे में पूरी जानकारी, इनके बीच में डिफरेंस और मटेरियल ऑल्ट्रेशन किसे कहते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और हमारा बेस बहुत मजबूत है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आज हम एक नई कंसेप्ट पे पहुंचे हैं, जहां हमने पड़ाव डाला था अपनी पिछली क्लास में। आज हम पहुंचे हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स पे। ठीक, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये हमारी हेडिंग है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इसको मैं मेरे तरीके से समझाता हूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अपना यूनिक पैटर्न उठाते हैं वापस से। हेडिंग है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में एक फ्रेज है जिसका नाम है या जो है इन ड्यू कोर्स। और इन ड्यू कोर्स का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, ये इन ड्यू कोर्स का अर्थ है। देखो, इन यानी के अंदर, ड्यू यानी तय, स्पेसिफाइड, है ना, तय तय किया हुआ, स्पेसिफाइड। और कोर्स मतलब ड्यूरेशन। अपन बोलते हैं ना कोर्स क्या है, 6 महीना। कितने समय से चलेगा दवाई का कोर्स, 15 दिन, तो ड्यूरेशन। ठीक, मजा देखना। तो इन यानी अंदर, ड्यू यानी तय, कोर्स यानी ड्यूरेशन। यानी कि इसका अर्थ क्या निकल के आना चाहिए, तय समय के अंदर अंदर, यानी कि तय यानी डिसाइडेड, टाइम यानी समय यानी टाइम, और के अंदर यानी विद इन, तो ये बन जाएगा विद इन डिसाइडेड टाइम। ऐसा इसका अर्थ बनना चाहिए। इन ड्यू कोर्स, तय समय के अंदर अंदर, डिसाइडेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ड्यू डेट के अंदर अंदर, ड्यू डेट के पहले पहले, ये इसका अर्थ बनना चाहिए। लेकिन यह अर्थ इसका नहीं बन रहा है। कट करो सर, ये क्या कर रहे हो, जब गलत है तो पढ़ाया क्यों? इसलिए क्योंकि इस शब्द से बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, तो पहले उनको बता दिया जाए कि हाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ताकि कभी जीवन में ना हो कंफ्यूजन। ये सबसे सही तरीका है। इन ड्यू कोर्स का यहाँ पर इन ड्यू और कोर्स तीन अलग अलग शब्दों के तीन अलग अलग अर्थ नहीं करने हैं। इस पूरे को एक फ्रेज के तौर पे उठा के चलना है। इन ड्यू कोर्स को पूरा एक फ्रेज उठा के चलना है। ये अपने आप में एक पूरा फ्रेज है, इन ड्यू कोर्स, जिसका अर्थ होता है जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, यानी कि यथाविधि। हिंदी में क्या कहेंगे, यथाविधि। यथा यानी जैसा, विधि यानी प्रोसेस, यथाविधि। और पेमेंट को भुगतान बोलते हैं, तो हिंदी अर्थ हो गया यथाविधि भुगतान। अभी भी अर्थ समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन जो गलत अर्थ लग सकता था वो अपने को नहीं लगाना है। इसका मतलब पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज इक्वल टू पेमेंट विद इन द ड्यू डेट, यानी कि पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, ऐसा अर्थ नहीं है। विद इन द ड्यू डेट या बिफोर द ड्यू डेट इसका पेमेंट नहीं है। इन ड्यू और कोर्स तीनों शब्दों के अर्थ करके फिर इसका अर्थ नहीं बनाना है, पूरा फ्रेज एक साथ उठाना है। इन ड्यू कोर्स, पेमेंट तो अपनी जगह है ही, इन ड्यू कोर्स यानी कि जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, यानी कि यथाविधि, यानी कि आइडियल। ऐसा बोल सकता हूँ अपनी समझने की भाषा में, समझने की भाषा में, लिखने की भाषा में नहीं, समझने की भाषा में, आइडियल, है ना। अब जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, तो मुझे बताओ कि एक लड़का है, वो शराब पीता है, हाथ में गजरा लेके कहीं जाता है। गजरा समझते हो ना, वो मोगरे के फूलों का किसी को देते हैं, आप समझते हो। वहां भी जाता है, उन गलियों में भी जाता है, तंबाकू भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, और उसकी शादी हो गई है, शादी हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से ज्यादा बात नहीं करता, उसको डांटता रहता है दिन भर, शराब के नशे में ही रहता है। तो क्या आप उसे आदर्श पति कहोगे, आइडियल पति? नहीं।
तो क्या हम बोल सकते हैं ही इज अ हस्बैंड इन ड्यू कोर्स? नहीं, इन ड्यू कोर्स यानी यथाविधि, यानी जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, और हस्बैंड यानी हस्बैंड। तो क्या रामलाल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आइडियल हस्बैंड है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हस्बैंड? नहीं, ही इज नॉट अ हस्बैंड इन ड्यू कोर्स। हस्बैंड तो है लेकिन हस्बैंड इन ड्यू कोर्स नहीं है। पति तो ठीक है, कोई भी बन जाता है, शादी करना क्या बड़ी बात है, लेकिन आइडियल पति नहीं है। तो आइडियल पति किसको बोलेंगे? भाई पत्नी का ख्याल रखता हो, कमाने जाता हो, व्यवस्थित घर में लाके कमाई देता हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरता हो, माँ बाप की सेवा करता हो, पत्नी के गहने लाता हो, साड़ी लाता हो, घर में खाने की चीजें लाता हो, और गलत काम कोई सा भी ना करता हो, परिवार का ध्यान रखता हो, फैमिली मैन टू। अरे बात समझ। तो भाई ये अच्छा आदमी, तो ऐसा आदमी दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? ही इज एन आइडियल हस्बैंड, यानी कि ही इज अ हस्बैंड इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स तो अपने आप में एक फ्रेज है जिसका अर्थ ये है यथाविधि, जैसा होना चाहिए पति बिल्कुल वैसा पति। ठीक, तो अब ये इन ड्यू कोर्स को किसी के साथ भी लगा दो, होल्डर के साथ लगा दो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट के साथ लगा दो तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो अपने को सबसे पहले समझना है इन ड्यू कोर्स का मीनिंग क्या है। इन ड्यू कोर्स मतलब जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा। ठीक है, अगर ऐसा इसका अर्थ है तो पेमेंट शब्द के साथ जब हम इन ड्यू कोर्स जोड़ देते हैं तो बन जाता है पीडीसी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इन प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन इन ऑफ, इनको हम जनरली अब्रीविएशन में नहीं लेते, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जनरली नहीं लेते, लेते भी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में लेते हैं बीओबी है, ऑफ का ओ लिया है, जबकि एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ का ओ छोड़ दिया, इंडिया का आई लिया एसबीआई। तो जनरली हम प्रीपोजिशंस जो होते हैं इन, ऑन, ऑफ, एट, इनको एब्रीविएशन करते समय, शॉर्ट फॉर्म बनाते समय यूज नहीं करते। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का पीआईडीसी नहीं बनेगा, पीडीसी बनेगा। और मजे की बात देखो, पोस्ट डेटेड चेक को भी पीडीसी बोलते हैं। ठीक, तो आप समझ जाओगे जब मैं चेक की बात करूंगा तब हम पीडीसी अगर बोलेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक, और बाकी नॉर्मल में ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स की, और अगर मैंने कहा पीडीसी तो आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। ठीक, हर एक चीज आपको बता दी जाती है कि कहाँ क्या और चीज भी है, नहीं भी जरूरत हो तो बता देता हूँ, नॉलेज बढ़ना चाहिए बच्चे का। तो अगर हम इसको प्यार से पीडीसी बोलें तो आप समझ जाइएगा कंटेक्चुअली कि कौन से पीडीसी की बात है। तो देखो बच्चों, पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है उसके बारे में लॉ कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कि मेच्योरिटी डेट पर, मेच्योरिटी डेट आने पर या उसके बाद, मेच्योरिटी डेट आने के बाद गुड फेथ में, विदाउट नेग्लिजेंस, विदाउट नेग्लिजेंस, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट किया जाता है, ये तीनों कंडीशन के साथ, मेनली ये तीन कंडीशन है, इनके साथ जो पेमेंट किया जाता है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हुए जो पेमेंट किया जाता है उसे पेमेंट नहीं बल्कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहते हैं, पीडीसी कहते हैं। पेमेंट नहीं, पेमेंट इन ड्यू कोर्स आइडियल पेमेंट कहते हैं। मतलब ए ने प्रॉमिसरी नोट, एग्जांपल बनाया था, ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। चलो ये एक प्रॉमिसरी नोट रोम्बस टाइप बन जाता है, फिर कभी ट्रेपेजियम बन जाता है, कभी पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है अपना, फ्री हैंड है ना, ऐसे ही चलेगा। तो प्रॉमिसरी नोट लिखा, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू मिस्टर बिरजू आफ्टर 3 months। बिरजू और ऑर्डर, यहाँ और ऑर्डर भी लिख लो, बिरजू और ऑर्डर आफ्टर 3 months, और साइन किया है मिस्टर मिस अंजना ने, अंजना ने साइन करा है। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है, समझ में आ रहा है, ऑर्डर है और आफ्टर 3 months यानी टाइम है, यानी कि ये ऑर्डर टाइम वाला है। चलो ये सब तो ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं है। अब मजे की बात यह है कि किस तारीख को लिखा गया है ये इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है 1 जनवरी 2020 के दिन। ठीक है, तो अब देखो इसकी ड्यू डेट कब आ रही है, 1 जनवरी 2020 से 3 महीने, 3 महीने लिखा है ना इस पर, 3 महीने इसकी ड्यू डेट है। तो 3 महीने कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 जनवरी से, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, और 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है। तो 1 जनवरी
2020 से 3 मंथ्स जहां पर होंगे तब इसकी ड्यू डेट से 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1 अप्रैल 2020 विल बी ड्यू डेट। देखना बच्चों, हाँ ध्यान से, ये ड्यू डेट हुई। अब व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? तो मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। तो अब इस हिसाब से मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 2020 प्लस 3 days, ठीक। तो 3 days मतलब थर्ड डे, याद रखना ये 3 days, जब भी 3 days लिखा हो 3 days का अर्थ होता है थर्ड डे। ऐसा नहीं कि 3 days पूरा काम काउंट करके फोर्थ डे। तो एक अप्रैल अगर ड्यू डेट है तो 1 अप्रैल के बाद 3 दिन जोड़ो तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल थर्ड डे, 4 अप्रैल यानी कि 4 April 2020 is the maturity date of this promissory note। दो चीजें सीख ली बात बात में इस छोटे से एग्जांपल में। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख ली, और मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीख ली। अभी इतना हुआ, वापस से पेमेंट इन ड्यू कोर्स पे आते हैं। तो अभी इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट इन ड्यू कोर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा उल्टा जाके, मेरे तरीके से, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे लॉजिक। अब उदाहरण बनाता हूँ। अब अंजना को पेमेंट करना है। पेमेंट कौन करेगा? प्रश्न मेरा, कौन करेगा पेमेंट? पैसा कौन भरेगा? अंजना। किसे पेमेंट मिलेगा? किसे मिलेगा पेमेंट? बिरजू को। ठीक है, अब सुनना। तो पेमेंट मांगने कौन आएगा? बिरजू। तो बिरजू मांगने आया अंजना के पास पेमेंट। कब आया? तो एग्जाम्पल 1 इसी में 1 कब आया मांगने? 4 अप्रैल को आया, बराबर 4 अप्रैल 2020 को आया। ठीक, 4 अप्रैल 2020 को आया है अगर पेमेंट मांगने, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैलिड है, मांग सकता है। क्यों? क्योंकि पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैच्योरिटी डेट पर या मैच्योरिटी डेट के बाद आना है पेमेंट लेना है, और पेमेंट उसके बाद ही होना चाहिए। तो ठीक है, ये पेमेंट कब हुआ है? 4 अप्रैल को हुआ है। तो 4 अप्रैल को तो मैच्योरिटी डेट आ गई थी, ठीक है, तो पेमेंट 4 अप्रैल के दिन मांगने आया। लेकिन 4 अप्रैल के बाद भी तो हो सकता था ये पेमेंट। भाई 4 अप्रैल के बाद भी हो सकता था ये पेमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स होने के लिए जरूरी है कि मैच्योरिटी डेट पर या उसके बाद हो। तो अब वो देने वाले पे डिपेंड करता है कि उसके पास कब पैसों की व्यवस्था हो रही है। तो अगर 5 को भी करते पेमेंट तो ये पीडीसी होता, 6 को करते तो भी पीडीसी होता, 10 को करते तो भी पीडीसी होता। बस मैच्योरिटी के पहले मांगने मत जाओ, है ना। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए क्या जरूरी है कि मैच्योरिटी डेट तक तो वेट करो, मैच्योरिटी डेट पर या मैच्योरिटी डेट के बाद ही पेमेंट मांगने जाओ, उसके पहले पेमेंट मत मांगो। ठीक है, तो 4 तारीख को भी जा सकते हैं, 5 को भी जा सकते हैं, 6 को भी जा सकते हैं पेमेंट मांगने, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, कभी भी 8 अप्रैल। अब हुआ क्या कि बिरजू जो है वो 4 अप्रैल को ही चला गया, बोले आज ही मैच्योरिटी डेट है, आज ही पेमेंट मांगने चले जाओ। ठीक है, अंजना के पास अंजना से उसने कहा कि पेमेंट दे, तो अंजना ने कहा कि सर आज तो नहीं है, ऑल्दो आज मैच्योरिटी डेट आ गई है, मुझे आज दे देना चाहिए, लेकिन आज नहीं है, एक काम करो 2 दिन बाद आ जाओ। तो बिरजू ने कहा नहीं, पेमेंट तो मुझे आज ही चाहिए। बोले सर नहीं है मेरे पास। तो उसने अंजना का जो पर्स था यहाँ पे लटका हुआ था कंधे पे, वो छीना, उसमें से पैसे निकाले 10,000 रुपए, जेब में लिए और चलता बना। तो क्या एक प्रोमिसरी नोट था जिसपे बिरजू को पेमेंट लेने का अधिकार था? हाँ था। क्या बिरजू ने उस प्रोमिसरी नोट का पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे ही लिया? हाँ, मैच्योरिटी डेट पे या उसके बाद ही लेना चाहिए था, उसने मैच्योरिटी डेट पे लिया। पर क्या उसने गुड फेथ में लिया? गुड फेथ में लिया? नहीं, यहाँ पर कंडीशन एक पूरी नहीं हो रही। कौन सी? गुड फेथ में नहीं लिया। अंजना का कहना था कि आज मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरने जाना है, ये पैसे उसके हैं मेरे पर्स में, मैं ये वो भर के आती हूँ फीस, फिर कल एक पार्टी से मुझे पेमेंट आएगा, आप परसों आके मुझसे पेमेंट ले जाना, देना ही है मुझे तो पेमेंट आपको, मैंने लिखा है प्रोमिसरी नोट में, रेडी हूँ देने के लिए, पर आज मत लो, आज मुझे बहुत जरूरी फीस भरना है, और आप तो क्या 2 दिन बाद भी ले लोगे तो चलेगा, और इतना वेट कर सको तो अच्छा है। अब बिरजू बिरजू ने कहा कि नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। बिरजू कह रहा है कि मुझे भी बहुत जरूरत है। तो भी तुझे जरूरत है तो छीन नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है ना। वो नहीं दे रही तो कोर्ट केस कर दे जा सकता कि नहीं मेरे को तो आज ही चाहिए, नहीं तो कोर्ट केस करूंगा, फिर कोर्ट में मिल उससे, लेकिन छीन नहीं सकते। तो क्या अंजना के पास से बिरजू को पेमेंट हो गया? बिरजू ने पर्स छीन लिया और 10,000 निकाल लिए, क्या ये पेमेंट हो गया? हाँ। पर क्या आप इसे आइडियल पेमेंट कहोगे? नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये पेमेंट उसने अपनी मर्जी से वॉलंटरी नहीं किया है, गुड फेथ में नहीं किया है, इनोसेंटली नहीं किया है, ये पेमेंट छीना झपटी से हुआ है, जबरदस्ती से हुआ है। आया समझ? एक दूसरा इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। मान लीजिए कि ये सब कुछ सिचुएशन सेम है। बिरजू अंजना के पास 4 अप्रैल के दिन गया, बोले देख मैच्योरिटी डेट आ गई है। बोले हाँ सर आ गई है। बोले पेमेंट कर दे। बोले हाँ सर कर दूंगी, लेकिन थोड़ा मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी, ये वो। ठीक है। बिरजू ने कहा चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे देना। यहाँ तक भी बात हो गई। और फिर जो है अंजना और बिरजू जहां मिले थे, मान लो किसी रेस्टोरेंट में मिले थे, और फिर अंजना चली जाती है और अपना पर्स भूल जाती है। तो बिरजू जो है देखता है ये तो अंजना का पर्स है, तो उसने खोला तो उसमें 10,000 पड़े थे। तो बिरजू का मन ललचाया, उसने कहा चलो एक काम करो फिर रख ही लो यार पैसे, अपने को तो वैसे ही लेना बनता है अंजना से 10,000। उसने वो 10,000 निकाल के अपनी जेब में रख लिए और पर्स अंजना के घर पे भिजवा दिया। क्या एक प्रोमिसरी नोट के हिसाब से आज मैच्योरिटी डेट थी? हाँ थी। तो ठीक, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। क्या गुड फेथ में पेमेंट हुआ है, मतलब ऐसे छीना झपटी करके हुआ है, ऐसा बोले नहीं, ऐसा तो नहीं। पर क्या नेग्लिजेंस, लापरवाही से ये पेमेंट अपने आप हो गया? क्या भूल भुलैया में पेमेंट हो गया? क्या गलती से पेमेंट ले लिया गया है? मतलब गुड फेथ भी नहीं है देखा जाए तो इसके अंदर, पर चलो ऐसा भी नहीं माने अपन, तो नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। और क्या पर्स कहीं भूल जाना लापरवाही है? हाँ। और क्या लापरवाही से ये पेमेंट हुआ है? हाँ। तो क्या इसे आइडियल पेमेंट बोल सकते हैं कि जो पेमेंट आपने अपनी मर्जी से खुशी खुशी किया हो? नहीं। जो आपने बिल्कुल हाथ जोड़ के दिया हो कि लो साहब आपका पेमेंट आज तारीख है मैं दे रहा हूं, नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ये पेमेंट किया नहीं गया है, अपने आप हो गया है। ये शादी नहीं है, ये प्यार है। शादी की जाती है, प्यार हो जाता है। तो ये पेमेंट किया नहीं गया, ये पेमेंट हो गया है। ठीक है। अगेन सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन नेग्लिजेंसी वाला पॉइंट आ गया, इसलिए अगेन ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। एक तीसरा ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं इसमें। मिस्टर बिरजू अंजना के पास गए और अंजना से कहा कि मुझे पेमेंट दे दे। अंजना ने कहा ठीक है ले लो, खुशी खुशी अपने पर्स में से 10,000 निकाले और बोले ये लो। लेकिन तारीख क्या थी? तारीख थी 31 मार्च 2020। तो अभी तो मैच्योरिटी डेट आई ही नहीं है। मैच्योरिटी डेट तो 4 अप्रैल को आ रही है, वो 4 दिन पहले ही पेमेंट हो गया है। तो लॉ बोलता है कि मैच्योरिटी डेट आने पर या उसके बाद पेमेंट करो, उसके पहले कभी ना करो। और आपने तो उसके पहले पेमेंट कर दिया। अभी तो इंस्ट्रूमेंट स्टिल नेगोशिएबल है, द इंस्ट्रूमेंट इज स्टिल नेगोशिएबल। और आप जब तक नेगोशिएबल है, यानी कि जब तक मैच्योरिटी नहीं आई है, यानी कि अभी भी नेगोशिएबल है, तो इसका पेमेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने ये जो पेमेंट किया है ये गलत किया है, ये आइडियल पेमेंट नहीं है। आइडियल पेमेंट होने के लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी डेट के बाद ही करो। इसका मतलब यहाँ बाकी कंडीशन फुलफिल है, गुड फेथ भी में भी हुआ है, नेग्लिजेंस भी नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी वाला फंडा नहीं है। तो ये सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए सारी कंडीशन, तो उसे हम एक आइडियल पेमेंट बोलते हैं। अदरवाइज हम उसे आइडियल पेमेंट नहीं बोलते। पेमेंट इन ड्यू कोर्स की कितनी कंडीशन, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, देखना जरा। चौथा मनी, मनी के फॉर्म में होना चाहिए। ये तो मतलब कहने की बात नहीं है, हर हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट मॉनेटरी टर्म्स में होगा। 10,000 रुपए देना है तो एक काम कर, 10,000 रुपए का मेरा मोबाइल है, ये ले ले। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो चौथी कंडीशन बहुत आसान है, इसलिए उसको अलग से नहीं ले रहे, लिखी हुई है, आपने को याद करने में बहुत आसान है। इफ इट इज इन द अपेरेंट टेन्योर, अपेरेंट यानी कि जो नजर आ रहा है, अपेरेंट यानी जो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है यानी कि, और टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड। टेन्योर यानी टाइम पीरियड यानी कि ड्यूरेशन, अर्थात ड्यूरेशन यानी बेसिकली पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए क्या जरूरी है? इफ इट इज इन द अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ इन का अर्थ भी बिफोर नहीं है, इसका अर्थ ये है कि उसके ऊपर जो टेन्योर लिखी है उस अपेरेंट टेन्योर के अकॉर्डिंग हो। तो आप इन की जगह अकॉर्डिंग टू कर लो। इफ इट इज अकॉर्डिंग टू, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू अपेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अपेरेंट यानी जो उस पर नजर आ रही है, यानी कि बेसिकली उस पर जो डेट लिखी है उस डेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होना चाहिए। यानी कि बिफोर या बिफोर मेच्योरिटी नहीं होना चाहिए, ऑन और आफ्टर मेच्योरिटी होना चाहिए। देखो ऊपर लिखा है, दैट इज ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी और आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी।
इट मीन्स, ऊपर देखना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इट मीन्स पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द ड्रॉअर, बाय द ड्रॉअर की जगह बाय द डेटर करना तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर नहीं होता है ना। अपने को एक कॉमन वर्ड लेना है जो बिल, प्रोमिसरी नोट सब में लग जाए, तो डेटर। तो इट मीन्स पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय द डेटर इन ड्यू कोर्स, बाय द डेटर, comma, in due course, that is on the date of maturity or after the date of maturity, to discharge his liability, a payment is said to be in due course, पहला point, if it is according to the tenure of the instrument, यानी कि on or after maturity। दूसरा, if it is made in good faith, बताया था, good faith में, good intention से genuinely होना चाहिए। तीसरा, it must be without नेग्लिजेंस, बिना किसी लापरवाही के डेलिब्रेट पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, पेमेंट किया गया ऐसा होना चाहिए, ठीक। और चौथा, इट मस्ट बी पेड ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि कैश में ही पेमेंट होना चाहिए, काइंड में पेमेंट नहीं होना चाहिए। कैश पेमेंट को ही हम प्रॉपर पेमेंट, आइडियल पेमेंट, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानेंगे। इतना हो गया। अभी इस पेमेंट इन ड्यू कोर्स की कंसेप्ट का चीथड़ा उड़ना बाकी है, समझ में पूरी आगे होगी कंसेप्ट, लेकिन इसका धागा धागा उधेड़ना बाकी है। अब मैं आता हूँ अपने फ्लेवर में, शानदार कुछ नया करने वाले हैं, रुकना, हाँ गजब कर देंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, जहां मैंने आपसे कहा था बच्चों एक हुक बना के चलना, और वो हुक क्या था, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ याद करो फीचर्स थे, है ना, कॉमन फीचर्स सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें एक चौथे नंबर का फीचर था द नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी। मैं जो बॉक्स में लिखूंगा उस पर ध्यान देना, और मैंने वहां पे हुक बनाया था, देखो याद करो, मैंने कहा था ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये बॉक्स बना रहा हूँ मैं, अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, ये बॉक्स पे ध्यान देना बच्चों। चौथे नंबर का पॉइंट, द नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, ये बड़ी महत्व की बात है, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगी ये कंसेप्ट और जल्दी समझ में आएगी। अब लाइन एक बार और लिख देता हूँ, ये एसेंशियल फीचर्स में से एक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये कॉमन फीचर है, हाँ, बिल और प्रॉमिसरी नोट का कॉमन फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। चेक का नहीं है, क्योंकि चेक का टाइम पीरियड ही नहीं होता है, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, तो चेक तो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन कौन होते हैं, एक चीज और देख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये टाइम भी होता है और डिमांड भी होता है, तो टाइम भी होता है ना। प्रॉमिसरी नोट, ये टाइम भी होता है और चाहो तो डिमांड भी होता है, मतलब टाइम भी होता है ये, है ना। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट वाले जो प्रॉमिसरी नोट या बिल हैं, और चेक, चेक तो सिर्फ डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, चेक कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट होता ही है। अब मजे की बात देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स में पहली कंडीशन क्या थी कि मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी डेट पर या मेच्योरिटी डेट के बाद ही पेमेंट होना चाहिए, और मेच्योरिटी डेट का फंडा किस में होता है, मेच्योरिटी डेट का फंडा सिर्फ और सिर्फ टाइम इंस्ट्रूमेंट में होता है, क्योंकि डिमांड इंस्ट्रूमेंट की तो कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं होती, वो तो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। इसका मतलब मेच्योरिटी, पीडीसी की जो कंसेप्ट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली जो कंसेप्ट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली जो कंसेप्ट है, जो मेच्योरिटी डेट का पहला पॉइंट बोलती है, इसका जो पहला पॉइंट है कि मेच्योरिटी डेट पर या मेच्योरिटी डेट के बाद पेमेंट होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पर लगता है, वो भी वो वाले जो टाइम हो, डिमांड वाले नहीं। चेक पे तो ये पॉइंट लगता ही नहीं है, ठीक। तो फिर भी हम कह सकते हैं भी 3 में से 2 पे तो मेच्योरिटी का फंडा लग ही रहा है। तो अब अपनी वो लाइन पे आते हैं वापस, वो लाइन क्या थी, वो लाइन थी, क्लियर अक्षरों में लिख रहा हूं, एकदम खुले खुले अक्षरों में, बिना कर्सिव में, नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या क्या होगा बताओ मुझे, इसका सीधा सीधा अर्थ होगा, इम्प्लाइड अर्थ देखना, इसका इम्प्लाइड अर्थ होगा दैट इज नेगोशिएबिलिटी एंड्स एट मैच्योरिटी। ठीक है क्या, मेच्योर होते ही नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, मतलब मेच्योर होने के बाद नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, नेगोशिएबिलिटी यानी ट्रांसफरेबिलिटी, ये तो आप जानती हो,
और ट्रांसफरेबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, एकदम क्लियर कर रहे हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, छोटा बनाते हैं, जो ए ने ड्रॉ किया है बी पे और इसका पेमेंट सी को होगा। सी और ऑर्डर आफ्टर 6 मंथ्स और इसकी डेट है 1 जनवरी 2025। ऐसा मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 का ये बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे बताओ कि इस इंस्ट्रूमेंट को कौन नेगोशिएट करेगा, किसका अधिकार है कि वो किसी डी को दे दे। तो आप बोलोगे, अब आपको समझ में आने लगा है, आप बोलोगे सर डी के हाथ में है तो सी के हाथ में है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पीछे साइन करना पड़ेगी और ऐसा लिखना पड़ेगा पे टू डी और नीचे साइन करेगा सी। अब अगर डी किसी ई को देना चाहता है तो उसी पे नीचे साइन करेगा पे टू ई और नीचे साइन कर देगा डी। ये क्या हो रहा है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन हो रहा है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की फटाफट से मैच्योरिटी डेट बोल दो, 6 महीने, 1 जनवरी से 6 महीने 30 जून को पूरे हो रहे हैं, यानी एक जुलाई को, और 3 दिन और जोड़ दो तो 4 जुलाई। 4 जुलाई इसकी मैच्योरिटी डेट है। सीधा सीधा फंडा, मैच्योरिटी डेट इज 4 जुलाई 2025। ठीक है। अब मजे की बात देखो, इस इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, किस तारीख को इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ, इशू की डेट क्या है 1/1/25 और मैच्योरिटी डेट क्या है, मैच्योरिटी डेट है 4/7/25। इसका मतलब इस तारीख से लेके इस तारीख तक इस इंस्ट्रूमेंट को जितनी बार चाहो उतनी बार नेगोशिएट कर सकते हो। मैच्योरिटी डेट वाले दिन तक, मैच्योरिटी डेट वाले दिन तक, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक, उस दिन तक आप इसको नेगोशिएट कर सकते हो। इसका मतलब सी डी को दे रहा है तो 4 जुलाई के पहले, डी ई को दे रहा है 4 जुलाई के पहले, ई एफ को दे रहा है 4 जुलाई के पहले, एफ जी को दे रहा है 6 जुलाई के दिन। तो एफ ने जो जी के नाम पे नेगोशिएशन किया है, ये नेगोशिएशन ही वैलिड नहीं है। क्यों, ये नेगोशिएशन किस दिन किया है, 6 जुलाई। 6 जुलाई के दिन इस इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएबिलिटी खत्म हो चुकी थी। क्यों, क्योंकि 4 जुलाई को ही ये मेच्योर हो गया था और जिस दिन मेच्योर हो गया था उस दिन इसकी नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई थी। और जो चीज नेगोशिएबल ही नहीं है वो नेगोशिएट कैसे होगी। ठीक, आया, समझ में आया। जैसे इमूवेबल है तो वो मूव कैसे होगी, जो मूवेबल है वही तो मूव होगा, जो इमूवेबल है वो मूव होगा ही नहीं। उसी तरह से जो नेगोशिएबल है वो नेगोशिएट होगा, पर जो नेगोशिएबल ही नहीं है वो कैसे नेगोशिएट होगा। इसका मतलब मेच्योरिटी पे नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि लॉ में लिखा है नेगोशिएबिलिटी कब तक रहती है, जब तक मेच्योरिटी रहती है। मतलब जब तक मेच्योरिटी हुई ना हो, टिल मेच्योरिटी, टिल यानी मेच्योरिटी तक, मतलब मेच्योरिटी वाले दिन के पहले पहले जितना चाहो उतना नेगोशिएट करो। मेच्योर होने के बाद इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। मतलब मेच्योर होते ही नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। और मेच्योरिटी डेट कब आ गई, 4 जुलाई को। इसका मतलब 4 जुलाई के दिन अब इस इंस्ट्रूमेंट का लास्ट में जो होल्डर बचा है उसको पेमेंट होगा। अब वो 4 जुलाई को ले ले, 5 को ले ले, 6 को ले ले, 8 को ले ले, पेमेंट बाद में कभी भी हो सकता है ना। पर 4 जुलाई के पहले नेगोशिएबल था, 4 जुलाई पे नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई और 4 जुलाई के दिन से पेएबिलिटी चालू हो गई। आया समझ, पेएबिलिटी चालू हो गई 4 जुलाई। देखो ये भी तो आपको पता है कि मेच्योरिटी डेट के पहले पे करने की लाइबिलिटी नहीं है। अब अगर एक बार बताओ, 4 जुलाई को मेच्योरिटी डेट इस इंस्ट्रूमेंट के है ना, 4 जुलाई मेच्योरिटी, और कोई 2 जुलाई को पहुंच जाए पेमेंट कर बी के पास, ड्रॉई के पास, तो बी बोलेगा भाई अभी मेच्योरिटी डेट तो आन दो, अभी तो पेएबल ही नहीं हुआ है इंस्ट्रूमेंट, अभी कैसे आ गए पैसे मांगने। इसका मतलब पेएबिलिटी कब से स्टार्ट हो रही है, 4 जुलाई से, और नेगोशिएबिलिटी कब खत्म हो रही है, 4 जुलाई को। अब देखना मजा आ रहा है। इसका मतलब इशू डेट से, नए तरीके से समझा रहा हूं एक और, इशू डेट से मेच्योरिटी डेट तक, मेच्योरिटी डेट तक इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल रहता है पर पेएबल नहीं रहता। ठीक, समझना, एकदम क्लियर क्लियर करके लिख रहा हूं, पूरे इंडिया में इससे अच्छा अपन से अच्छा कोई नहीं समझ रहा है, गारंटी है ना। तो इशू डेट से मेच्योरिटी डेट तक नेगोशिएबल रहता है पर पेएबल नहीं रहता। और दूसरा, मेच्योरिटी डेट पर एंड सब्सिक्वेंटली,
मैच्योरिटी डेट आते ही और उसके बाद से पेएबल रहता है, पेएबल हो गया, पेमेंट कभी भी कर दो आके, उस दिन कर दो, अगले दिन कर दो, 3 दिन बाद कर दो, पेएबल हो गया, पेएबल रहता है पर नेगोशिएबल नहीं रहता, नेगोशिएबल नहीं रहता। तो इसका मतलब हमारे एग्जाम्पल में, ये लाइन लिख लेना आप लोग, है ना, दोबारा देख के लिख लेना इसको, अब तो कंसेप्ट बैठ जाएगी दिमाग में। अच्छा, तो हमारे एग्जाम्पल में ये जो लिखा है मैच्योरिटी डेट 7 तारीख को आ रही है इस इंस्ट्रूमेंट की, 4 जुलाई 2025 को आ रही है। तो 4 जुलाई 2025 के पहले पहले जितने नेगोशिएशन करने पीछे साइन कर करके, ए ने बी को, बी ने सी को, डी को ई को, एफ को, जिसको जी को, आप जेड तक कितने भी लोगों को दे दो, आखिरी में जेड के हाथ में आया, और जेड के हाथ में जिस दिन आया उस दिन 3 जुलाई थी, ठीक। उसके बाद जेड किसी जो है ए बी किसी रामलाल को देना चाहता है, लेकिन जेड ने रामलाल के नाम पे जो नेगोशिएशन किया वो 6 जुलाई के दिन किया या 5 जुलाई के दिन किया, तो ये नेगोशिएशन ही इनवैलिड है। क्यों? तो फिर कह रहा हूं नेगोशिएबल को नेगोशिएट किया जाता है, पर अब ये नेगोशिएबल ही नहीं है तो ये नेगोशिएट ही नहीं हो सकता, और कर भी दो तो भी वो वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब इसका भले ही जेड रामलाल को दे भी दे साइन करके, तो भी रामलाल उसका होल्डर नहीं माना जाएगा, इसका लास्ट होल्डर जेड ही माना जाएगा, और पेमेंट प्राप्त करने का राइट जेड को ही रहेगा। ये कंसेप्ट। तो इसका मतलब रिले रेस है। अब देखो मेरा एक और तरीका, रिले रेस से समझना। रिले रेस में एक व्यक्ति वो डंडा लेके भागा, जब तक वो भागता है बाकी 3 खड़े रहते हैं, फिर वो जब दौड़ के आता है 400 मीटर रिले में, वो दौड़ के आया तो दूसरे के हाथ में डंडा पकड़ा है, अब जिसके हाथ में डंडा है वो दौड़ेगा, ठीक। तो इसका मतलब इशू डेट से लेके मेच्योरिटी डेट तक नेगोशिएबिलिटी दौड़ रही थी, नेगोशिएबिलिटी दौड़ रही थी। जैसे ही मेच्योरिटी डेट आई, नेगोशिएबिलिटी थम गई, और अब पेएबिलिटी चालू हो गई। अब पेमेंट जिसको लेना है वो जाके पेमेंट ले लो, लास्ट होल्डर। दोनों एक साथ नहीं दौड़ते, दोनों एक साथ नहीं दौड़ते। आई क्या बात समझ? एक साथ नहीं दौड़ रहे कौन, यानी कि एक साथ स्टार्ट नहीं हो रहे कौन, नेगोशिएबिलिटी और पेएबिलिटी। इसका मतलब ये लाइन कितनी क्लियर हो गई अब हमको कि नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मेच्योरिटी, दैट इज मेच्योरिटी डेट पर नेगोशिएबिलिटी एंड्स एंड पेएबिलिटी बिगिंस। इसका मतलब पेएबिलिटी कब बिगिन होती है? मेच्योरिटी डेट पे, ठीक। इसका मतलब मेच्योरिटी डेट के अगर पहले पेमेंट कर दो, मेच्योरिटी डेट के पहले अगर पेमेंट कर दो, समझना, तो आपने तब पेमेंट किया है जब वो पेएबल ही नहीं है। मेच्योरिटी डेट के पहले पेमेंट करना मतलब तब पेमेंट करना जब वो पेएबल ही नहीं है। अभी डेट तो आन दो, और जब पेएबल ही नहीं है और फिर भी पेमेंट कर दो, तो फिर उसे आइडियल पेमेंट थोड़ी बोलेंगे। आइडियल पेमेंट तो उसे कहेंगे कि जब पेएबल हो उसके बाद ही किया जाए। तो पेएबल कब हो रहा है? मेच्योरिटी डेट पर। इसका मतलब आइडियल पेमेंट करने के लिए जरूरी है कि मेच्योरिटी डेट आ जाए उस दिन या उसके बाद फिर करो, उसके पहले मत करो। तो अब समझ में आएगी, पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज इक्वल टू आइडियल पेमेंट, जेन्युइन पेमेंट, आदर्श पेमेंट, कि भाई अब ये पेमेंट करने के बाद मुझे कुछ भी देना शेष नहीं है, फाइनल पेमेंट, डिस्चार्ज ऑल माई लाइबिलिटीज। तो कंडीशंस हैं क्या? बोले पहले पेएबल तो होने दो, और पेएबल कब होता है? मैच्योरिटी पे। इसलिए कहा पेमेंट इन ड्यू कोर्स की पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ऑन और आफ्टर द मैच्योरिटी, ऑन और आफ्टर द मैच्योरिटी। दूसरा गुड फेथ, तीसरा विदाउट नेग्लिजेंस, और चौथा इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, कैश में, काइंड में नहीं। बस रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ लॉजिकल है, तगड़े कंसेप्ट। आया बच्चों समझ? नेगोशिएबिलिटी कंटिन्यूज टिल मैच्योरिटी, ठीक, परफेक्ट एकदम। हाँ, अब मजे की बात है, एक लास्ट एग्जांपल मेरा कंसेप्ट बिल्डिंग का। देखो छोटा बच्चा होता है ना, क्यूट सा एकदम प्यारा सा, गोल्डू गोल्डू एकदम, तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है, क्या उसको कॉलोनी में जो 4-5 सहेलियां हैं, 18 17 18 19 20 साल की, 21 साल की आंटीज हैं, क्या वो आंटी उसको गोद में ले लेती है, दीदी गोद में ले लेती है? हाँ। फिर जब वो एक आंटी गोद में लेती है, बोले कितना प्यारा बच्चा है आपका, तो वो दूसरी बोलती है मेरे को भी दो, तीसरी दीदी बोलती है मुझे भी दो। तो क्या एक दीदी से दूसरी दीदी, एक आंटी से दूसरी आंटी, वो बच्चा ट्रांसफर होता है, गोदी टू गोदी? हाँ, ट्रांसफर होता है, यानी कि ट्रांसफर होने, निगोशिएट हो रहा है। थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग का है, इसको लिख के मत आ जाना, पर मजा आएगा, याद रहेगा। तो बच्चा वो ट्रांसफर हो रहा है, यानी बच्चे को नेगोशिएट कर रही है। कविता आंटी सविता आंटी को, सविता आंटी बबीता आंटी को, बबीता आंटी मुदिता आंटी को, है ना। फिर वो
मीना दीदी को, फिर रीना दीदी को, फिर बबीना दीदी को, ऐसे वो दीदी आंटियों के बीच में बच्चा एक के बाद एक नेगोशिएट हो रहा है। क्यूट सा बच्चा है ना, लेकिन वो बच्चा नेगोशिएट हो रहा है, नेगोशिएबल है क्योंकि, पर देखना, पर जब वो बच्चा मेच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो बच्चा 18-20 साल का, 15-20 साल का हो गया, तब कोई आता है कहने वाले कितना प्याला है, इसको गोद में उठा लो, फिर जबकि बच्चा चाहता है कि ऐसा हो जाए, पर नहीं होगा अब, क्योंकि अब वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, वो मेच्योर हो गया। अब मेच्योर हो गया मतलब वो इस गोदी से उस गोदी अब नेगोशिएबल नहीं है, मतलब मेच्योरिटी पे नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। अरे याद करने का तरीका, मेच्योरिटी पर, मेच्योर होते ही नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक, और अब पेएबिलिटी चालू हो गई है, भैया आप तुम्हारे कुछ करते हुए आप कुछ पे करो सोसाइटी को, कुछ काम धाम करो, कुछ अच्छे काम करो, बस याद करने का लॉजिक। इसका कोई लेना देना नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, लेकिन कंसेप्ट तगड़ा है। नेगोशिएबिलिटी कब तक, जब तक मेच्योर नहीं हुए, मेच्योर होते ही पेएबिलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक, किसमें, टाइम इंस्ट्रूमेंट। और जो डिमांड होते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो उनकी नेगोशिएबिलिटी और मेच्योरिटी और पेएबिलिटी साथ में चलती है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट की नेगोशिएबिलिटी और पेएबिलिटी साथ में चलती है, उसमें रिले रेस नहीं होती, उसमें 100 मीटर की स्प्रिंट होती है, साथ में दौड़ती है नेगोशिएबिलिटी और पेएबिलिटी। किसमें, डिमांड इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी डेट का फंडा ही नहीं होता, जिस दिन इशू किया उसी दिन से वो नेगोशिएबल भी है और उसी दिन से पेएबल भी है, जब चाहे तब आके पेमेंट भी मांग सकते हो और चाहो तो नेगोशिएट भी कर सकते हो। तो चेक में इसीलिए फंडा नहीं लगता, क्योंकि चेक तो ऑलवेज ही डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसा अभी कोई कंसेप्ट आपके से दूर नहीं है, आपसे छुपा ही नहीं है, सब आपके सामने। वाह भाई, तो जान लगा दी आपने और मैंने, इतना टाइम दिया सिर्फ एक छोटी सी कंसेप्ट के एक एक धागे को उधेड़ देने की। क्या है वो कंसेप्ट, आ जाओ वापस अपने पॉइंट पे। कंसेप्ट का नाम है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। वाह क्या बात है। चलो भाई अगली कंसेप्ट आते हैं। अगली कंसेप्ट का नाम है कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर क्या होता है, तो देखो, कलेक्टिंग बैंकर अगर पढ़ना है तो उसके पहले दो बैंकर होंगे, वो समझ लो, पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर, दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक, और बहुत आसान है, 1 मिनट लगेगा कुल मिला के, 1 मिनट। कलेक्टिंग बैंकर देखो झट से, ये चेक, चेक के केस में आता है बैंक हमेशा, ये चेक है पे टू गौरव और बेरर, ये ऑर्डर जो भी लिख दो, ₹10,000, फेमस अमाउंट 10,000, ठीक। अच्छा, आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ्स की जरूरत नहीं, चेक पे नहीं लिखा होता ऐसा कुछ, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये ऊपर डेट लिखी है DDMM YYYY, यहाँ पे साइन कर दी मिस्टर राहुल ने, ठीक, और यहाँ पर SBI लिखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है राहुल का, और ये चेक नंबर 123456, और यहाँ पे 2 लाइन खींच दी है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, याद आ रहा है क्रॉसिंग, अगली कंसेप्ट अपनी क्रॉसिंग ही आएगी इसके बाद, अगले सेशन में क्रॉसिंग। ये हो गया। अब ये जो चेक है, ये चेक किसके खाते का है, मतलब पेमेंट कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है पेमेंट, राहुल पे कर रहा है किसे, गौरव को, किसके थ्रू, किसको ऑर्डर दे रहा है राहुल, किसको ऑर्डर दिया राहुल ने, SBI को, यानी कि राहुल का बैंकर कौन, आ जाओ फटाफट से, राहुल का बैंकर कौन, राहुल का खाता किस बैंक में है, तो बोले SBI में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका पेमेंट गौरव को हाथ में मिलेगा या गौरव के अकाउंट में जाएगा, तो चूंकि ये क्रॉस्ड चेक है, क्रॉस्ड चेक है, तो पेमेंट गौरव के बैंक अकाउंट में जाएगा, गौरव के बैंक अकाउंट में जाएगा, हाथ में नहीं मिलेगा, नॉट इन हैंड, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो गौरव का बैंक कौन से खाते में, राहुल का चेक है SBI में, खाता है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसमें से 10,000 रुपए गौरव के खाते में डाल देना, ऐसा राहुल ने ऑर्डर दिया है SBI को, ड्रॉअर ने, ड्रॉई यानी बैंकर को, राहुल द ड्रॉअर, ड्रॉई SBI, पेमेंट किसको होगा, पेई गौरव को, लेकिन उसके हाथ में नहीं होगा, उसके बैंक अकाउंट में होगा। गौरव का खाता कौन से बैंक में, गौरव का खाता पंजाब नेशनल बैंक में, PNB में है, ठीक। तो राहुल ये चेक साइन करके गौरव को दे देगा, गौरव अपने बैंक PNB को जाके दे देगा, और PNB SBI से मिलेगा और बोलेगा तुम्हारे क्लाइंट, सुनना, PNB SBI से बोलेगा
कि मेरे क्लाइंट गौरव को तुम्हारा क्लाइंट राहुल पेमेंट करना चाहता है, ऐसा ऑर्डर उसने तुमको दिया है, ये देखो चेक। तो पीएनबी एसबीआई को चेक दिखाएगा क्लियरिंग हाउस में। अब आजकल ये सिस्टम ऑनलाइन है, सब कुछ इजीली हो जाता है, लेकिन ये समझने के लिए ऐसे ही समझा जाएगा। तो एसबीआई ने देखा कि भाई हमारा अकाउंट होल्डर है राहुल, उसके खाते में 10,000 रुपए हैं, हाँ है, और राहुल ने हमको ऑर्डर दिया है कि ये पैसा पीएनबी में गौरव नाम के व्यक्ति का अकाउंट है, उसको दे दो। पीएनबी ने पेश किया ये चेक, ठीक है, तो वो गौरव के खाते में पैसा दे देंगे। तो पेमेंट कौन कर रहा है? एसबीआई। किसको? पीएनबी को। और पीएनबी लाके वो पैसा किसके खाते में डाल देगा? गौरव के। अभी इतना सा कुछ होता नहीं है ना, अकाउंटिंग एंट्रीज से कंप्यूटर में क्लिक किया और खट से पैसा ट्रांसफर सही जगह पहुंच जाता है, लेकिन समझा ऐसे ही जाएगा। तो इस पूरे चेक के केस में पेमेंट किसने करा है? पेइंग बैंकर कौन है? दो बैंक है, एसबीआई और पीएनबी। इनमें से पेमेंट बैंक करने वाला पेइंग बैंकर कौन है? एसबीआई। और कलेक्टिंग बैंकर कौन है? पीएनबी। बस। इसका मतलब अगर कम शब्दों में कहें तो कलेक्टिंग बैंकर is the banker of the payee who collects the check and not only collects the check but also checks the validity of the check. चेक कहीं 3 महीने से ज्यादा पुराना तो नहीं है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स है। उस पर साइन वाइन में कोई झोल तो नहीं है, काटा पीटी तो नहीं है। ये सारी जो चेक करता है वो कलेक्टिंग बैंकर। यही सब चीजें पेइंग बैंकर भी चेक करता है। तो पेइंग बैंकर इज द बैंक विच ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। कलेक्टिंग बैंकर इज द बैंक विच कलेक्ट्स द पेमेंट ऑफ द चेक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, दैट इज पेई। ठीक, ये कलेक्टिंग बैंकर और पेइंग बैंकर की कंसेप्ट है, जिसमें मेन कलेक्टिंग बैंकर है। और कलेक्टिंग बैंकर की क्या ड्यूटीज हैं कि वो चेक के ऊपर, फटाफट से देख लो शॉर्ट में, ऐसे अलग से देखने की जरूरत नहीं है। कलेक्टिंग बैंकर की क्या ड्यूटीज हैं कि चेक पे कोई फोर्जरी तो नहीं है, फोर्जरी यानी जाली सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर, फोर्जरी तो नहीं है कहीं, ये चेक कर ले, चेक फोर्जरी। फिर चेक की कोई कटिंग वटिंग ना हो, डिफेसिंग ना हो। डिफेसिंग मतलब कुछ धुल गया हो, धुंधला धुंधला हो गया हो, अगर वर्ड्स कट गए हो, ये चेक कर ले। फिर और क्या चेक कर ले? चेक की वैलिडिटी चेक कर ले, और भी जो अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो चेक कर ले। ये कलेक्टिंग बैंकर की भी ड्यूटीज हैं। ठीक, जितना वो कर सकता है कलेक्टिंग बैंकर उतना उसको चेक कर लेना चाहिए। परफेक्टली क्लियर कलेक्टिंग बैंकर। आओ भाई, अगली चीज है आउट ऑफ डेट या स्टेल चेक। बहुत अच्छा। आउट ऑफ डेट मतलब जिसकी डेट निकल गई। स्टेल यानी बासी, इंग्लिश वर्ड है। स्टेल यानी बासी, पुराना। आउट ऑफ डेट यानी आउटडेटेड। तो चेक कब आउटडेटेड हो जाता है या स्टेल हो जाता है? बासी हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं। हम इसको एक्सपायरी डेट भी बोल सकते हैं, एक्सपायरी ऑफ अ चेक। व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ अ चेक? अ चेक इज वैलिड फॉर 3 months. इफ अ चेक इज इन सर्कुलेशन फॉर मोर देन 3 months, इट बिकम्स स्टेल चेक। मतलब 3 तो चलेगा, जैसे ही मोर देन 3 हुआ, मतलब 3 महीने होने के बाद जैसे ही अगला दिन स्टार्ट हुआ, चेक क्या हो गया? स्टेल हो गया, एक्सपायर हो गया। अब उस चेक का पेमेंट नहीं होगा। तो हम यूं पूछेंगे व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ चेक? तो 3 months. व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ चेक? तो आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक, ऐसा बोल लो। या चेक कब आउटडेटेड हो जाता है तो भी यही लाइन लिखना पड़ेगी, कब स्टेल हो जाता है तो भी यही लाइन लिखना पड़ेगी। बात एक ही है, वैलिडिटी पीरियड बोल दो, एक्सपायरी डेट बोल दो, आउट ऑफ डेट कब होता है या स्टेल कब होता है, ऑल वन एंड द सेम थिंग। अब कुछ शार्प माइंडेड बच्चे अगर हो और उनके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो, देखिए I'm टीचर ऑफ शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स, है ना। तो जिन बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए तो मेहनत करते ही हूँ मैं, बिल्कुल एक एक धागा उधेड़ने की। पर शार्प माइंडेड अगर कोई बच्चा बैठा हो तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि सर आपने कहा कि चेक इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आपने बोला। और आपने ये भी कहा कि चेक हैज नो मैच्योरिटी डेट। क्यों चेक की मैच्योरिटी डेट नहीं होती है? वाई? बिकॉज it is not payable after a certain time, but it is always payable on demand। ऐसा आपने बोला। सर ये आप मुझसे कह रहे हो,
ये #1, ये #2, 2 बातें करी। आपने मुझे मेरे बातों के जाल में उलझाते हुए मेरे सामने एक प्रश्न फेंका, अपने आप को स्मार्ट समझते हुए। आपने अपने आप को स्मार्ट समझते हुए वो प्रश्न क्या फेंका कि सर ये देखो, ये मैंने एक चेक लिखा, देखना, हाँ सर ये चेक लिखा। मान लीजिए आज डेट है 1 अगस्त 2028। आज की डेट 1 अगस्त 2028, ठीक, आज की डेट, ठीक। यहाँ लिखा ये चेक बैंक से बनाया आता है, फॉर्मेट रहता है, बस खाली स्थान पे जगह, अमाउंट, नाम भरना रहता है। रुपीज अमाउंट, SBI का चेक है, मिस्टर आमिर खान। आमिर खान का बैंक खाता है SBI में, ये SBI अकाउंट नंबर, ये चेक नंबर 123456 जो भी है XYZ, पे टू मिस्टर सौरभ। सर आपने कहा कि सर देखो हम आपके नाम पे एक चेक लिखते हैं, मिस्टर सौरभ, रुपीज 10,000, फेमस अमाउंट 10,000। देखना सर, हाँ। और ये चेक किस तारीख को साइन हुआ, एक्चुअल सिग्नेचर किस तारीख को की गई, एक्चुअली साइन कब किया गया, एक्चुअल सिग्नेचर की डेट है 1 अगस्त 2028। 1 अगस्त 2028 एक्चुअल सिग्नेचर की डेट है, लेकिन चेक के ऊपर डेट क्या लिख दी, देखना, ये डेट लिख दी 1 नवंबर 2028, और यहाँ पे ये 2 लाइन भी खींच दिया, अकाउंट पे भी कर दिया, ठीक है, ये चेक है। अब देख लो सर, अब इसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे ना, पोस्ट यानी बाद की, आपने सुना होगा पोस्ट लंच सेशन, लंच के बाद का सेशन, तो पोस्ट यानी पद भी होता है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, पद, और पोस्ट यानी बाद में भी होता है, तो यहाँ पोस्ट का अर्थ बाद में लेना, तो पोस्ट यानी बाद में, डेटेड यानी डेट का, तो बाद की डेट का चेक इज इक्वल टू पोस्ट डेटेड चेक। तो साइन कब किया, आज, लेकिन पेमेंट कब होगा, बाद की डेट पे, तो क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। ये भी, इसको भी PDC बोलते हैं प्यार से, पर ये वो वाला PDC नहीं है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाला, ये अलग PDC है। अब कंसेप्ट का कीड़ा बच्चा, दुनिया की सारी कंसेप्ट की चिरफाड़ करने वाला बच्चा, ऐसा प्रश्न पूछ के टीचर को निरुत्तर करना चाहता है कि सर ये हो गया चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट उसी को बोलते हैं ना जिसपे साइन इशू भले ही आज किया हो, लेकिन पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होगा। तो लो मैंने साइन किया है आज 1 अगस्त 2028 को, पर चेक पे डेट डाल दी 1 नवंबर 2028 की, तो लिखा आज है, इशू आज किया है, लेकिन इसका पेमेंट 3 महीने बाद होगा। 3 महीने इसकी मेच्योरिटी डेट, मतलब 3 महीने का पीरियड इसका टाइम पीरियड है, 3 महीने बाद ये मेच्योर होगा, 3 महीने बाद पेमेंट लेना। ये हो गया चेक भी एक टाइम इंस्ट्रूमेंट। आप तो कह रहे थे चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, हमने तो चेक को एक टाइम इंस्ट्रूमेंट बना दिया, उसके मेच्योरिटी डेट बना दी एक, 3 दिन ग्रेस के जोड़ देना, 4 तारीख को बैंक में लगा देना, 4 नवंबर को। तो मेरा जवाब है, कोशिश अच्छी की आपने, बहुत अच्छी कोशिश की गलत साबित करने की, लेकिन आपकी कोशिश सरासर सरासर कंप्लीटली टोटली निरी व्यर्थ है, बिना काम किए। कैसे सर, तो सुनो, सुनना ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से सुनना। टाइम इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं ये समझो वापस से। टाइम इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं कि जो इशू होने के बाद, इशू होने के बाद नेगोशिएबल रहे टिल मैच्योरिटी, तब तक पेएबल न रहे, और मैच्योरिटी पर पेएबल हो जाए तब फिर नेगोशिएबल ना रहे। इसीलिए समझाई थी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट। अब इसको देखना जरा लाइन को 3 बार। टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते ही किसको हैं, इंस्ट्रूमेंट विच इज टाइम इन नेचर। टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं कि जो इशू तो आज हुआ है, इशू आज हुआ है, लेकिन पेमेंट एक पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट पर होगा, और इशू की डेट से मेच्योरिटी डेट तक वो नेगोशिएबल होगा, और उस दौरान पेएबल नहीं होगा। और मेच्योरिटी डेट पर, मेच्योरिटी डेट आने के बाद ये पेएबल बनेगा, और जिस दिन मेच्योरिटी आ जाएगी पेएबल हो जाएगा, उस दिन फिर ये नेगोशिएबल ना रहेगा। रिले रेस, दोनों में से एक चीज चलेगी।
या तो नेगोशिएबिलिटी चली मैच्योरिटी तब तक पेएबिलिटी नहीं चली, और मैच्योरिटी आने के बाद फिर नेगोशिएबिलिटी खत्म हो गई, फिर पेएबिलिटी स्टार्ट हो गई, और पेएबिलिटी स्टार्ट होने के बाद फिर नेगोशिएबिलिटी ना रही। आ रही बात समझ? ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। अब चेक पे देखो, ये आपने जो चेक बनाया है, इस चेक के ऊपर आता हूं वापस में, इसको लाल करते हैं चेक को जरा। ये जो आपने चेक बनाया है, इस चेक पे डेट क्या डाली आपने? 1 नवंबर 2028, है ना? आपने असल में चेक किस तारीख को साइन किया और डेट डाली इस पे? 1 अगस्त 2028 के दिन। तो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग है, एक्चुअल सिग्नेचर की डेट 1 अगस्त, पर आपने इस पे डेट आगे की डाल दी है, तो ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया। पर फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि चेक के ऊपर जो डेट डली हुई रहती है, चेक उसी तारीख पर नेगोशिएबिलिटी स्टार्ट होती है। नेगोशिएबिलिटी स्टार्ट एट 1 नवंबर 2028। ठीक, तो इसका मतलब आज आप लिखते हो पोस्ट डेटेड चेक 1 अगस्त 2028 को, बहुत कान खोल, एक काम करो, कान ये ऐसे पकड़ के झटका रहे हो तो हाँ झटका रहे, अब सुनना, बहुत वापस से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। चेक पे आप अगर पोस्ट डेट डाल भी दो, आगे की डेट डाल भी दो, तो आज की तारीख से उस तारीख तक चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही उस दिन बनता है जिस दिन उस पे लिखी हुई डेट एक्चुअल में आ जाती है। तो ये चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस दिन बनेगा? 1 नवंबर 2028 जो डेट डली उस दिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। और क्या उसी दिन पेमेंट भी मांग सकते हैं? बोले हाँ। इसका मतलब 1 नवंबर 2028 की जो पोस्ट डेट डाली है आपने, जिस दिन वो दिन आएगा, क्या उस दिन चेक की नेगोशिएबिलिटी स्टार्ट होगी? तो जवाब आया यस। और फिर एक और प्रश्न, क्या उसी दिन, उसी 1 नवंबर 2028 को, क्या चेक की पेएबिलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी? तो इसका जवाब भी आया यस। इसका मतलब क्या नेगोशिएबिलिटी एंड पेएबिलिटी विल स्टार्ट या कमेंस साइमल्टेनियसली? NEOUSLY लिखा है ना, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन। तो जवाब आया यस। इसका मतलब ये फीचर तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट का हो गया। इसका मतलब आप चेक पे आज साइन करो, डेट आगे की डाल दो, तो उस चेक का कोई महत्व नहीं है। क्यों? वो चेक जीरो है। कब तक? जिस दिन चेक पे लिखी हुई वो डेट नहीं आ जाती, जो डेट आपने आगे की डाल रखी है, तब तक वो चेक चेक ही नहीं है, तब तक वो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब तक उस चेक का कोई महत्व नहीं है। टाइम इंस्ट्रूमेंट अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट होता तो उसको नेगोशिएट कर पाते कि भाई दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम नेगोशिएट कर रहे हैं, पर वो नेगोशिएबल ही नहीं है अभी। तो उसकी नेगोशिएबिलिटी उस दिन स्टार्ट होगी जिस दिन उस पर डेट आ रही है लिखी हुई। और मजे की बात है, जिस दिन उस पर जो लिखी हुई डेट आ रही है उसी दिन से पेएबिलिटी भी स्टार्ट हो रही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आज ही से नेगोशिएबल बना, और आज चाहो तो आज भी पेमेंट मांग सकते हो, कल भी मांग सकते हो, जब चाहो तब मांग सकते हो। तो जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है उसी दिन से आप चाहो तो पेमेंट भी मांग सकते हो। इसका मतलब नेगोशिएबिलिटी और पेएबिलिटी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है। मतलब आज ही इंस्ट्रूमेंट बना और आज चाहो तो डिमांड कर लो, यानी कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जबकि टाइम इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट तो आज बन गया है, लेकिन इसका पेमेंट जब तक वो 6 महीने 3 महीने का टाइम पीरियड नहीं होता तब तक मांगने नहीं जा सकते। तो इंस्ट्रूमेंट तो आज बना है, पर पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही होगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी डेट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बनता है उसी दिन से उसका पेमेंट भी मांगने का आपको अधिकार है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब बनता है? जब उस पर लिखी हुई डेट एक्चुअल डेट आती है, और जिस दिन वो डेट आती है उसी दिन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसी दिन उसका पेमेंट भी चाहो तो मांग सकते हो, यानी कि एक साथ स्टार्ट हो रही है, यानी कि चेक इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, हेंस प्रूव्ड, परफेक्टली प्रूव्ड। कोई कंफ्यूज कर दे यार मेरे बच्चे को, गजब, कोई नहीं कर सकता। तो check is always payable on demand. Bill of exchange payable on demand is payable on demand. Promissory note payable on demand is payable on demand. Demand instrument, promissory note, bill और check तीनों हो सकते हैं, जबकि time instrument सिर्फ दो ही होते हैं, promissory note और bill of exchange। कोई नहीं छीनेगा आपसे, घबराओ मत, आपकी कंसेप्ट आपकी रहेगी, जीवन भर रहेगी। Conceptual clarity is the first secret of a topper. I've given a video on this. Maybe I'll share it with you.
कुछ मैंने सीक्रेट शेयर किए हैं टॉपर बनने के। आई माई सेल्फ बिंग अ टॉपर, तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपसे बात भी हुई थी मेरी बच्चों से, तो उसको जरूर देखना आप लोग। तो ये कंसेप्ट है यार, आया समझ? परफेक्ट। तो आज हम लोगों ने इतना किया। अब क्रॉसिंग ऑफ अ चेक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है। इसको अपन अब अगले सेशन में देखते हैं। आपने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आपसे करता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।